Good morning students, Poonam Khetan this side and I welcome you to MKH video series. So students, today we are starting new chapter of your civic book, and in previous video we have completed your chapter number 1. So we are studying civics chapter number 2. Name of this chapter is constitutional डिज़ाइन. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन जो है से पढ़ने से पहले जो प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि जो डेमोक्रेसी के बारे में हमने बात की कि डेमोक्रेसी क्या होती है और क्यों हम डेमोक्रेसी को ही अडॉप्ट करें, उसके अलावा जो और बहुत सारी सिस्टम है या पॉलिसी है क्यों ना उसको अडॉप्ट किया जाए. तो हमने बहुत सारे उसके रीजंस पढ़े, सारी चीज़ों को डिस्कस किया और कंक्लूजन पर निकले. तो डेमोक्रेसी को भी जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर चीज़ें ये समझ में आ रही है कि जो किंग है या जो रूलर है वो फ्री नहीं है कि अपने डिसीजन जो है वो सिर्फ अपने बेस पे ले पूरी कंट्री को. ऐसा नहीं हो सकता. वो रिप्रेजेंटेटिव है किसका? पीपल का. जो लोग या जनता जो है वो उसको चुन के भेज रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में उसको डिस्कशन करना पड़ता है. और इवन पीपल हैव पावर टू कॉल बैक कि कॉल बैक कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं उसके जो पोस्ट है वहाँ से. तो ये कुछ डेमोक्रेसी के फीचर्स थे. तो उन्हीं फीचर्स पे बेस जो है हमारा आज का चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन. अब आप ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री का ही हो. जो और सिस्टम को फॉलो करती हैं हो सकता है उनका भी हो. अब कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ है, एक नियम है. ठीक है, वो नियम या वो कानून या वो लॉ या रूल जिस पर पूरी कंट्री जो है वो काम करती है. ठीक है, तो वो रिटन फॉर्म में ही रहते हैं ताकि लोगों को समझ में आए. और आजकल तो सबका जो है वो रिटन फॉर्म में ही है कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो ऐसे लॉ हैं जो सभी पीपल को एक्सेप्टेबल होते हैं और जो सभी के लिए एक जैसे होते हैं और सभी जो है वो उसको फॉलो करते हैं. ठीक है, तो इसको चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए, इस पॉइंट को समझने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से इसकी मेकिंग रहती है और क्या एक बार बनने के बाद में उसको रिकॉल नहीं किया जा सकता या उसमें कुछ अमेंडमेंट किया जा सकता है. इन सारी ही चीज़ों को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. इसको समझने के लिए बात करते हैं हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. तो हम साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं. साउथ अफ्रीका जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री है उसकी बात कर रहे हैं. तो चलिए इसमें बात करें हम 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के बीच में जो है ये जो यूरोपियंस हैं उनके अंडर था. यानी यूरोपियन जो है इस पे रूल कर रहे थे जैसे कि हमारी इंडिया के अंदर ब्रिटिश लोग जो रूल कर रहे थे. ऑलमोस्ट वैसे ही बाहर की कंट्री आती हैं, वहाँ के लोग आते हैं और जो नेटिव पीपल होते हैं उन पे रूल करते हैं. और जब आप रूल करते हैं तो डेफिनेटली आप फोर्स से ही रूल करते हैं. ठीक है, तो जैसे ब्रिटिश कंट्री जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया के अंदर आई. वो कंपनी जो है वो किस तरीके से आती है? बिजनेस करने के लिए. जैसे कि आज आपका कोई बिजनेस है, शूज़ का बिजनेस है, वैसे उनका भी शूज़ का ही बिजनेस था. तो वो एक बिजनेस करने के लिए आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर जा रहे हैं. तो जा रहे हैं वहाँ पे आपका बिजनेस अच्छा चल पड़ा, आपने धीरे धीरे चीज़ों को होल्ड करना स्टार्ट किया और आपको समझ में आया कि यहाँ के लोग तो उनको समझ नहीं है, बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी बातों में आते हैं. तो धीरे धीरे उस एरिया को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, उस पर अपना रोब जमाना शुरू कर दिया उन्होंने और धीरे धीरे जो है वो ऑलमोस्ट इंडिया को उन्होंने कवर कर लिया. फिर जो है वो ब्रिटिश लोगों को समझ में आता है तो ये जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होती है वो हम पे लो करना स्टार्ट कर देती है, यानी जो वहाँ के किंग होते हैं. ठीक है, तो ऐसा हुआ. तो ऑलमोस्ट ऐसा ही अफ्रीका के अंदर होता है कि वाइट यूरोपियन जो है वो क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं. सेम कैसे आते हैं? बिजनेस के लिए आते हैं, ट्रेडिंग के पर्पज से आते हैं और फिर धीरे धीरे आर्म्ड और फोर्स की हेल्प से वो वहाँ पे रूलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और बिकेम लोकल रूलर. मतलब साउथ अफ्रीका के अलग अलग एरिया के अंदर जो है वो स्प्रेड हो गए, फैल गए और वहाँ पे रूल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया.
अब यहाँ पे आपको एक नेम देखने को मिलता है, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है वो, इनको आप फ्रीडम फाइटर बोल सकते हो। जैसे इंडिया जब गुलाम था ब्रिटिश कंपनी का, ब्रिटिशर्स का, तो बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से हमें क्या मिली, फ्रीडम मिली। ठीक है, हम एक लिबरल कंट्री हो गए। ठीक है, तो वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर जो है नेल्सन मंडेला जो है वो एक बहुत बड़े लीडर थे। उनकी लीड के अंदर जो है वो पूरा साउथ अफ्रीका एक साथ आता है और जो यूरोपियन है उनसे पूरे साउथ अफ्रीका को जो है वो फ्री करवाता है। तो नेल्सन मंडेला जो है वो वहाँ के नेटिव पर्सन थे, और जब ये रूल कर रहे थे, और रूल करने के साथ साथ में ये लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, अपनी पावर यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही लोग जो है वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उन पे अपनी पावर इम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ब्रूटल हो जाते हैं, बहुत क्रूर हो जाते हैं और बहुत गलत तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं। तो इनको क्या किया गया, जब ये अपोज कर रहे थे तो इनको ट्रीजन के आरोप में, ट्रीजन क्या होता है, देशद्रोह। अब देशद्रोह तो नहीं था। अब मान लीजिए हम अपनी जो फ्रीडम की स्टोरीज आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स जो थे, वो जेल गए थे, है ना। तो वो जेल गए थे, तो जब जो लोग हम पे रूल कर रहे थे उनके हिसाब से तो वो गलत था, ट्रीजन था, देशद्रोह था। लेकिन आज अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप ये देखेंगे कि अगर वो जेल नहीं गए होते तो हमें वो किसके लिए जेल गए, वो जेल गए ताकि हम लोगों को फ्रीडम मिल सके। तो सेम वैसा ही हुआ जब ये अपोज कर रहे हैं इनकी रूलिंग के अगेंस्ट कि आप ऐसा नहीं करो, हमारे लोगों को नहीं मारो, परेशान नहीं करें, तो उसके आरोप में इनको और कुछ और 7 लीडर्स थे, इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाती है। और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, जो कि कौन थी उस टाइम, यूरोपियन थे, वाइट यूरोपियन थे, और 1964 के अंदर इनको जेल भेज दिया जाता है। इनके 7 फ्रेंड्स और थे टू अपोज अपार्थाइड। अपार्थाइड क्या था, अपार्थाइड एक सिस्टम था। क्या सिस्टम था, नेम ऑफ सिस्टम टू रिसाइल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अंदर एक सिस्टम बना दिया गया, उस सिस्टम का नाम था अपार्थाइड। अब अपार्थाइड क्या सिस्टम था, डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम था। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि कुछ लोगों को ऊपर मानना, कुछ को नीचे मानना। अब ये जो सिस्टम था ये किस बेसिस पे था, ये जो लोगों को डिवाइड किया गया था ये कलर के बेसिस पे डिवाइड किया गया था। ठीक है, कैसे किया गया था, 3 कलर में डिवाइड कर दिया गया, ब्लैक, वाइट और कलर्ड। अब ब्लैक तो कौन हो गए, जो साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल थे, यानी जो वहीं पे बॉर्न हुए, जिनके जो दादा परदादा, ग्रैंडफादर, सभी जो फैमिलीज़ हैं वो वहीं पे बॉर्न हुई। लाइक इंडिया के अंदर हम रह रहे हैं तो आपकी फैमिली जो है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स सभी इंडिया में रहे होंगे, तो हम क्या हो गए, हम इंडियन, नेटिव इंडियंस हैं। तो वैसे ही ये जो ब्लैक थे ये कौन थे, साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल थे। यानी ये बेसिकली आप देखेंगे तो ये कंट्री किसकी थी, इनकी थी, ब्लैक की। और जो नेल्सन मंडेला है वो कौन है, वो भी ब्लैक है, यानी नेटिव साउथ अफ्रीकन है। फिर हो गया वाइट। अब वाइट कौन थे, ये थे यूरोपियन, वाइट यूरोपियन जो है वो वाइट्स हो गए। ठीक है, अब कलर कौन थे, अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा कलर आ गया, ब्लैक और वाइट तो चलो समझ में आता है, कलर कौन सा आ गया। कलर्ड वो लोग थे जो कि बाहर से लाकर वहाँ पे एज ए लेबर वहाँ पे छोड़ा गया था। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि फिजी के अंदर भी जो है इंडियन फिजी हम लोगों को सुनने में मिला। तो अब इंडियन फिजी अगर वहाँ पे हैं, तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर भी क्या था, ये ब्रिटिश लोग जो थे या जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे रूल कर रहे थे, अलग अलग कंट्रीज़ में, यूँ तो है नहीं कि सिर्फ साउथ अफ्रीका में थे, अलग अलग कंट्रीज़ में ये लोग रूल कर रहे थे। तो वहाँ पे जहाँ पे इनको लेबर की ज़रूरत होती, वहाँ से उस कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर इसको छोड़ दिया जाता था। तो वैसे ही कुछ लोग जो है इंडिया के, कुछ और अलग कंट्रीज़ के, जिनको कि साउथ अफ्रीका में लेबर के लिए छोड़ दिया जाता था, वो लोग कौन थे, कलर्ड थे। अब पावर किसके पास थी, सिर्फ और सिर्फ वाइट के पास में। तो ये तो हो गए वाइट, और ब्लैक और कलर्ड को मिला के क्या बोल दिया जाता था, नॉन वाइट। ठीक है, अब ये एक ही कैटेगरी में आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ब्लैक हो या कलर्ड हो, आप दोनों क्या हो गए,
नॉन वाइट हो गए और वाइट, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे, मतलब कलर के बेसिस पे जो है वो डिवाइड किया जाता था। इस सिस्टम को क्या बोला था? अपार्थाइड। अब अपार्थाइड सिस्टम के अंदर क्या था कि एक तो नॉन वाइट जो लोग थे उनको कोई भी वोटिंग का राइट नहीं था, उनको कोई अपनी आवाज़ उठाने का राइट नहीं था। अगर आप किसी सिस्टम को उसको अपोज करना चाहते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता था, जैसे नेल्सन मंडेला को भेज दिया गया। तो इस तरीके का सिस्टम होता था, ठीक है। अब स्ट्रगल शुरू होता है अगेंस्ट अपार्थाइड। कोई भी चीज़ जब हाइट पे पहुंच जाती है तो डेफिनेटली उसके लिए स्ट्रगल शुरू होता है। जैसे कि हमने इंडिया के अंदर 1857 में जो है वो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो फर्स्ट रिवोल्ट हम लोगों ने किया। तो वैसे ही धीरे धीरे आप एक टाइम पे तो आपको समझ में ही नहीं आता है कि बाहर के लोग आ रहे हैं और हमको गुलाम बना रहे हैं, पर जब चीज़ें समझ में आती है तो तब तक वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि आपकी आवाज़ को पूरा दबा देते हैं। जब वो चीज़ें जो इतने ज़्यादा क्रूअल हो जाते हैं, ब्रूटल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पे पहुंच जाती है, तब क्या होता है, एक आवाज़ उठती है, लोग अपोज करना स्टार्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि हाइट हो गई है उस टाइम तक, अब उससे ज़्यादा आप उसको टॉलरेट कर ही नहीं पाओगे। तो अब स्ट्रगल स्टार्ट होता है साउथ अफ्रीका के अंदर भी। अपार्थाइड, अपार्थाइड का मतलब उस सिस्टम को हम समझ चुके हैं कि वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, कलर के बेसिस पे हो रहा था। जो नॉन वाइट्स थे, चाहे वो नेटिव थे, चाहे वो बाहर से आए हुए थे, किसी को कोई भी राइट नहीं था। अब जो है नॉन वाइट वर नॉट अलाउड टू गो, मतलब कहीं पे भी जो लिविंग था, वाइट एरियाज जो है, वाइट्स लोग जो रहते थे, जिस एरिया के अंदर जो वाइट यूरोपियन रह रहे थे, उस एरिया के अंदर जाने का भी राइट नहीं था। जाते भी थे क्योंकि एज ए लेबर या उनके घरों का काम करने के लिए या उनकी डस्टिंग करने के लिए या बहुत सारे काम जो करने के लिए जाना तो पड़ेगा, एज ए वर्कर काम करते थे, तो भी उनको किसकी ज़रूरत होती थी? परमिट की ज़रूरत होती थी, तभी आप जा पाते थे। इवन नॉट अलाउड टू यूज पब्लिक प्लेसेस, कोई भी पब्लिक प्लेस यूज करने की परमिशन नहीं थी उनको। टैक्सी, बस, पार्क, कोई स्विमिंग पूल, चर्चेस, स्कूल, लाइब्रेरीज, कुछ भी जो आज के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इस कम्युनिटी के ही पीपल आएंगे, यहाँ पे इस कम्युनिटी के पीपल आएंगे, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता था, जो पब्लिक प्लेसेस थे उन पे भी किसी को भी जाने, मतलब किसको, नॉन वाइट्स को जाने की परमिशन नहीं थी। इवन जो उनके चर्चेस थी वो उन पे किसने अब किसका राइट हो गया था? इनका, वाइट यूरोपियन का। तो ये जो नॉन वाइट थे यानी ब्लैक लोग थे, ये भी मान लो चर्चेज में जाते थे अपनी वर्शिप के लिए, तो इनको तो चर्चेज में जाना भी अलाउ नहीं था, तो कहीं पे भी अलाउ नहीं था, ठीक है। तो सिंस 1950 जो है लोग धीरे धीरे थोड़े थोड़े अपोज करना उन्होंने स्टार्ट किया, और 1950 तक तो ठीक ठाक सा चल रहा था, बट थोड़ा सा 1950 के बाद तक आवाज़ें जो है वो थोड़ी और उठने लगी। ब्लैक एंड कलर, यानी ये लोग जो वहाँ के नेटिव लोग थे, प्लस कलर्ड लोग, यानी जो बाहर से लाई हुई लेबर थी, वो अलग अलग कंट्रीज़ की थी। इवन इंडियंस जो हैं, साथ में इंडियंस भी थे, कुछ हमारे लोग भी थे। इन्होंने क्या किया, फोर्ट अगेंस्ट दिस सिस्टम अपार्थाइड, या वाइट्स बोल सकते हैं इनको। इन वाइट लोगों के खिलाफ जो है वो उन्होंने अपने फाइट जो है उसको कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। अब वहाँ पे एक पार्टी बनती है, या उसको ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ANC जिसका नेम है, तो ये क्या था, एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था। एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा हो गया ना, तो एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि ऑलमोस्ट सारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो इस एक एम्ब्रेला के अंदर आ सकती हैं। यानी जो ब्लैक थे, कलर्ड थे, अब कलर्ड में भी बहुत सारे कंट्री से आए हुए लोग थे, तो सभी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं और मिलकर जो है वो इस सिस्टम के खिलाफ, इन वाइट यूरोपियन के खिलाफ जो है वो लड़ते हैं। और क्या हो रहा है कि बाकी सभी कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे भी इस तरीके का सिस्टम चल रहा था, उन्होंने धीरे धीरे जो है वो इस अपार्थाइड सिस्टम को बंद कर दिया था। लेकिन जो साउथ अफ्रीका के अंदर जो वाइट यूरोपियन थे, दे वर स्टिल कंटिन्यूइंग दिस सिस्टम, अपार्थाइड सिस्टम। इवन
अब जो उनका टॉर्चर था, अब जो उनका किलिंग थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। वाइट वर टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड, मतलब बहुत सारे लोगों को उन्होंने मार दिया, टॉर्चर किया, अलग अलग गलत गलत तरीक़ों से इनको परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ तक क्या हो गया, बहुत हाइट तक पहुँच गया है इन लोगों का जो टॉर्चरिंग है। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। आप देखेंगे टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, हेडिंग देख के आपको समझ में आया होगा कि अब कुछ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जो है वो हम बढ़ रहे हैं, यानी साउथ अफ्रीका बढ़ रहा है। एज आई टोल्ड यू कि प्रोटेस्ट जो है अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा हाइट पे था, यानी जो वाइट जो रूलर थे उनकी तरफ से जो टॉर्चरिंग थी वो अपनी हाइट पे थी, और इधर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अपनी हाइट पे थे। तो कुछ चीज़ें जब बहुत हाइट पे पहुंच जाती है तब इन जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, यानी जो वाइट यूरोपियन जो रूल कर रहे थे, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अब जो है हम इसको और ज़्यादा उन पे रूल नहीं कर पाएंगे ब्लैक पीपल पे, यानी जो साउथ अफ्रीका के नेटिव या कलर्ड जो लोग थे उन पे अब और ज़्यादा रूल हम नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया, वाइट रिजीम चेंज इट्स पॉलिसी, जो वाइट रूलर थे उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया। जो डिस्क्रिमिनेशन लॉ था, यानी जो अपार्थाइड सिस्टम था, उसको रिपील कर दिया गया, उसको वापस ले लिया गया कि ठीक है अब किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। एक चीज़ और होती है, 28 ईयर्स आफ्टर 28 ईयर्स, कब उनको नेल्सन मंडेला को जेल हुई थी, उसके बाद में 28 ईयर्स के बाद में नेल्सन मंडेला जो है वो क्या आते हैं, वॉकड आउट, यानी जेल से बाहर आते हैं। 28 ईयर्स तक ये जेल में रहे हैं, सोचिए, है ना। और फिर फाइनली 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका जो है वो फ्री हो गया, वाइट जो लोग थे उनके रूल से फ्री हो गया, और नेल्सन मंडेला जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। यहाँ पे अब वाइट्स का फ्लैग नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका का जो रिपब्लिक फ्लैग था वो फॉल कर रहा था। तो ये तो थी कब तक की स्टोरी, जब तक कि ये फ्रीडम इनको मिलती है। अब सिर्फ फ्रीडम मिलने से नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको रेडी करनी पड़ती है, बहुत सारी पॉलिसी बनानी पड़ती हैं। अब क्या हो रहा है कि जब नेल्सन मंडेला बाहर आ रहे हैं, या और जो इनके साथ में लोग थे, या जो कांग्रेस पार्टी की, यानी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, उस वहाँ के जो लोग थे सब बैठ के बात करते हैं, न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, यानी अब जो साउथ अफ्रीका है वो फ्री हो गया है वाइट से। अब इन्होंने क्या किया, सबने मिलकर कि डिसाइड टू फॉरगिव वाइट्स, यानी वाइट लोगों जो है वो बहुत ब्रूटल रहे, बहुत इन पे अत्याचार किए, और फिर भी इन लोगों ने क्या किया, यानी ANC जो थी उसने ये डिसाइड किया कि हम इनको वाइट्स को फॉरगिव कर देंगे, यानी माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं, इन्होंने जो भी कर लिया, और अब हम एक नया नेशन बनाना चाहते हैं, न्यू साउथ अफ्रीका बनाना चाहते हैं बेस्ड ऑन इक्वलिटी। क्योंकि क्या था, उस टाइम तक जो वाइट लोग थे वो भी अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ में पूरे साउथ अफ्रीका के अंदर अलग अलग एरिया के अंदर बस गए थे, वहाँ पर उन्होंने अपना घर बना लिया था, वहाँ पर उनकी फैमिलीज़ थी, ठीक है। तो इस तरीके से वो लोग भी साउथ अफ्रीका के ही हो गए थे एक तरीके से। तो अब ये ऑल एग्रीड टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन्होंने क्या किया कि हम जो नया अफ्रीका बिल्ड करेंगे, डेफिनेटली एक डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनने जा रहा था, तो उसके अंदर हम सब मतलब जो ब्लैक थे, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था ना वाइट्स ने अपार्थाइड सिस्टम के अंदर, ब्लैक्स थे, वाइट्स थे और कलर्ड थे। अब इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम सभी मिलकर, चाहे वो ब्लैक हैं, चाहे वो वाइट्स हैं, चाहे वो कलर्ड पीपल हैं, हम सब मिलके एक न्यू साउथ अफ्रीका का निर्माण करेंगे, उसको बिल्ड करेंगे जो कि इक्वालिटी पे बेस होगा, एंड ऑल एग्रीड टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबके लिए एक बराबर हो, इक्वल हो, उसमें यूँ नहीं हो, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। क्यों डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते थे? क्योंकि ऑलरेडी ये जिस टाइम से निकल रहे थे वहाँ पे इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखा था, और इनको ये लग रहा था कि
जब हम ब्लैक पीपल उस डिस्क्रिमिनेशन से परेशान हैं, तो जो वाइट पीपल अभी भी यहाँ रह रहे हैं, अगर हम उस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो सेम चीज़ रिपीट होने जा रही है। तो इस तरीके से इन्होंने थोड़ा बड़ा दिल रखते हुए इस तरीके का डिसीजन लिया। ठीक है, अब 2 इयर्स का डिस्कशन होता है। हम ये किसकी बात कर रहे हैं? कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या किस पे बेस्ड होना चाहिए? वो इक्वालिटी पे। तो अब 2 इयर्स का डिस्कशन और डिबेट हो रही है। अब छोटी सी चीज़ तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सबके राइट्स का, सबके जो आपकी एथिक्स हैं, सभी के जो लॉ है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक दिन में तो नहीं बन जाता कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2 इयर्स का डिस्कशन और डिबेट के बाद में जो है एक बहुत बढ़िया वन ऑफ फाइनेस्ट का मतलब बहुत सारी डेमोक्रेटिक कंट्री है या बहुत सारी जो कंट्री है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में अवेलेबल है, तो उनमें से उन सभी में से एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वन ऑफ फाइनेस्ट, मतलब बहुत सारे तो अच्छे नहीं है लेकिन जो फाइन है, मान लो 10, 15 या 20 जो जिसकी बात कर रहे हैं, उनमें से एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो साउथ अफ्रीका का बनता है। नो वन इज़ डेमॉन, मतलब कोई भी इसमें दुश्मन नहीं समझा जाएगा, चाहे वो ब्लैक है, चाहे वो वाइट है, चाहे वो कलर्ड पर्सन जो कि साउथ अफ्रीका में रह रहा है। इस सिस्टम से, यानी जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस कॉन्स्टिट्यूशन से उस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो इस सिस्टम से इंस्पायर हुआ है। पूरा वर्ल्ड जो है इस पॉलिसी से बहुत इंस्पायर हुआ कि अभी तक 1994 तक जो साउथ अफ्रीका गुलाम थी, वो आज इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रही है और सबको इक्वालिटी के राइट के अकॉर्डिंग जो है वो कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने डेवलपमेंट किया है। तो ये इसको एक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाने लगा। किसको? साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन को। ऑल अफ्रीकन वर्क टुगेदर, सब ने डिसाइड किया कि सब जो अफ्रीकन हैं वो एक साथ काम करेंगे। ये सब डिसीजन लेने में भी सबको पूरा इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है कि सबके डिसीजन जो है सबने वैल्यू किया है, जिसका डिसीजन जो उनके सजेशन थे उनको वैल्यू करके और इस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, उन्होंने इसको बिल्ड किया। तो ये था कि किस तरीके से ये डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे थे और किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग है वो प्रोसेस चल रहा था। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस बात को समझने के लिए आप साउथ अफ्रीका का अगर केस की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम इंडिया के लोग हैं, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका की बात क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं। आपको रोटी खानी है, ठीक है, आप चपाती खा रहे हो, वेजिटेबल खा रहे हो। अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्यों खाना है? रीज़न तो पता होना चाहिए ना कि हम चपाती या फूड जो है वो क्यों खा रहे हैं। तो उस रीज़न तक पहुंचना है हमें। हम फूड या चपाती जो है वो इसलिए खाते हैं कि हम सर्वाइव कर सकें। सर्वाइव करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एनर्जी है, वो हमें फूड से मिलती है, इसलिए हम फूड खाते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आप साउथ अफ्रीका के केस की बात करेंगे तो हाँ, यहाँ पे आपने क्या देखा कि लोग, वो साउथ अफ्रीका जो है वो फ्री हो गया वाइट से। अब ये लोग जो है वो बड़ा दिल करके ये भी कह रहे हैं कि अब हम सब जो है इक्वालिटी पे रहेंगे, इक्वालिटी बेस्ड जो है वो हमारी कंट्री रहेगी, हम सबको बराबर का अधिकार देंगे। तो चलिए, तो फिर अगर इतना था तो क्यों ना उसको बिना कॉन्स्टिट्यूशन के चला लिया जाता? फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी कि जिस तरीके का उनका एक्सपीरियंस रहा होगा, आप दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। उसमें हमने क्या देखा कि 2 इयर्स का डिबेट और डिस्कशन हो रहा है। तो अगर आपके अंदर इतना ही एडजस्टमेंट है, इतना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, फिर तो वो जितना भी टाइम बनने में लेना चाहिए वो ले लेना चाहिए कि मैंने जो कहा, जो ब्लैक पीपल ने कहा कि मुझे ये चाहिए, उसका कर दिया, जो वाइट कह रहे हैं उनका भी आपने ऐड कर दिया, जो कलर्ड पीपल कह रहे हैं उनका भी ऐड कर दिया। फिर तो सबकी बातें मान के आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते थे या उसके अकॉर्डिंग कंट्री चला सकते थे। उस पर इतना डिबेट और डिस्कशन क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था कि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस थे। जो वाइट पीपल हैं उन्होंने ब्लैक पे और कलर्ड पीपल पे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, इतना बुरी तरीके से उन पे अत्याचार किया। तो जो ब्लैक पीपल थे, जो चाह रहे थे कि हम सब एक साथ रहें, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो आगे
कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, और क्या आज हम उनको अपने बराबर बिठा रहे हैं, क्या आज हम उनको अपने बिल्कुल इक्वल लेके चल रहे हैं, तो कहीं हिस्ट्री जो है वो वापस से रिपीट नहीं हो जाए और 10 साल बाद में, 20 साल बाद में वापस से ये वाइट लोग जो है वो हम पे रूल करना नहीं स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब वाइट लोग जो है उनको ये लग रहा था कि हो सकता है अभी तो इन लोगों ने हम लोगों को कह दिया हो कि ठीक है हम आपको इक्वल राइट देंगे, और इन फ्यूचर जो है ये या इनके जो नई जनरेशन है उनको ये लगेगा कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हम पर इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, तो हम इनके साथ में क्यों रह रहे हैं, और इन फ्यूचर ये लोग हमें यहाँ से बाहर कर दें, या जैसा डिस्क्रिमिनेशन हमने इनके साथ में किया वैसा डिस्क्रिमिनेशन ये हमारे साथ में करे। तो ये जो डर था वो इसलिए था क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो रिटर्न में नहीं थी, कुछ चीज़ें जो है वो डिफाइन नहीं थी, तो इसलिए डिस्कशन और डिबेट चल रहा था। जो ये वाइट पीपल थे वो कह रहे थे कि ठीक है मेजॉरिटी के हाथों में पावर रहनी चाहिए, लेकिन फिर ब्लैक पीपल को ये लगा कि मेजॉरिटी के हाथ में रहेगी तो कहीं इन फ्यूचर जो है वाइट लोगों की मेजॉरिटी हो गई तो ये वापस से हम पे रूल करने लग जाए। तो ये डर तो था ही, तो उस डर को दूर करने के लिए ये डिसाइड हुआ कि एक रिटन फॉर्म में हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, सारे जो रूल हैं उनको एक रिटन फॉर्म में लिख लिया जाए और उसी को ही एक सुप्रीम अथॉरिटी माना जाएगा कि जो इसके अंदर लिखा गया है हम सब मतलब वाइट, ब्लैक्स और कलर्ड पीपल जो है वो उसी को फॉलो करेंगे, सबके लिए इक्वल होगा और उसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री चलेगी। तो इससे आपको समझ में आया कि आप ऑरल फॉर्म में जितना मर्जी आप जिस परसेप्शन को लेके चल रहे हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके चल रहे हैं, वैसे काम नहीं होता है। तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको कुछ रूल बनाने पड़ते हैं, और वो रूल जो है जब आप एक कंट्री चला रहे हैं तो वो रिटन फॉर्म में होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे आने वाली जनरेशन को भी वो चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही मिले और उनको भी वो भी उसी को ही फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि जो नई जनरेशन आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग रूल या लॉ बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल। किसी भी कंट्री का जो रूल्स होते हैं उसको अगर आप रिटन फॉर्म में लिखते हैं, दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल, जो कि एक्सेप्टेड है किसके द्वारा? सभी लोगों के द्वारा जो कि एक साथ रह रहे हैं कहाँ पे? उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर। इट इज़ अ सुप्रीम लॉ, सबसे ऊपर जो लॉ है, सबसे ऊपर जो पावर है वो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की है। दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग द पीपल, जो कि डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप किसकी? पीपल की इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी, यानी जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके बीच जो है वो रिलेशन डिटरमाइन करता है कि वो लोग कैसे रहेंगे। इट हैज़ मैनी थिंग्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंसिस्ट करता है, ये कंक्लूड ये अपने अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो इसकी स्पेशलिटी है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि एक तो क्या है? रिटन रूल है। किसके बारे में क्या होता है? एक्सेप्टेड होता है, जो लोग उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रह रहे हैं, उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, और इसको एक सुप्रीम लॉ माना जाता है जो कि सभी को डिटरमाइन करता है कि इसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो सब इक्वल हैं, किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें कंसिस्ट करता है ये देखिए। इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ये क्या करता है? डिग्री ऑफ ट्रस्ट जनरेट करता है। कोऑर्डिनेशन किसके बीच? डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। अफ्रीका के अगर कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग कंट्री के लोग रह रहे थे। वाइट्स जो है वो यूरोपियन कंट्री है, साउथ अफ्रीका के नेटिव, और जो कलर्ड हैं वो तो पता नहीं इंडियंस भी हैं और भी अलग अलग कंट्री से आए हुए लोग हैं। तो क्या है? बहुत टाइप के लोग हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत रिलीजन के पीपल यहाँ पे रहते हैं। तो उन सबको आप एक साथ एक तरीके से सोचना है, एक तरीके से उनको रूल करना है अगर आपको, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये जनरेट कर रहा है, ट्रस्ट जनरेट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन जनरेट कर रहा है किसके बीच में? सभी जो अलग अलग तरीके के लोग एक साथ में रह रहे हैं उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, उनके बीच में ट्रस्ट तो होना चाहिए ना। आज मुझे ये ट्रस्ट होना चाहिए कि
जो मेरे राइट हैं वही जो मेरे पड़ोस में रहने वाली गर्ल है उसके भी वही राइट हैं। अगर मैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे भी उतना ही टाइम मिलेगा, मुझे 3 आवर्स ही मिलेंगे पेपर देने के लिए, कहीं उसको 2 घंटे तो नहीं मिल रही या उसको 4 आवर्स तो नहीं मिल रहे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये ट्रस्ट पीपल में रहने, डिफरेंट पीपल्स के अंदर रहे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जरूरी है और ये जनरेट करता है लोगों में ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन, राइट। नेक्स्ट देखिए, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। ये स्पेसिफाई करता है, ये डिफाइन करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूट का मतलब कि आप जो सिस्टम को फॉलो कर रहे हो वो किस तरीके से काम करेगा, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकती है। जब आप एक स्कूल में काम करते हैं, जो स्कूल में आप स्टडी कर रहे हैं, उस स्कूल का भी पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका एक संविधान होता है। ऐसे ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है, अलग अलग कंपनीज जो हैं, अलग अलग जो भी बिजनेस एंटिटी है या कुछ भी जो चीज़ें काम कर रही है आपके सोसाइटी के अंदर, हर किसी का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की। तो वो क्या डिफाइन करता है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी, मतलब कैसे काम करेगी, वो पावर में कैसे आएगी, और हु विल हैव पावर टू टेक डिसीजन, किसके पास में पावर रहेगी डिसीजन लेने की। अब इसको आप फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करके देखिए, हमने क्या पढ़ा था वहां पे। फर्स्ट जो उसका फीचर था उसमें क्या था कि जो मेजर डिसीजन है वो कौन लेगा, जो इलेक्टेड है बाय पीपल, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं जिनको पीपल ने इलेक्ट किया है, वो क्या लेगा, मेजर डिसीजन। तो वो किसमें लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें किसमें लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि किस तरीके से इलेक्शन होगा, क्या क्या सिस्टम रहेगा, किस तरीके से मेजोरिटी जो होती है वो गवर्नमेंट बनाती है, फिर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या राइट्स हैं, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, या किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जिस भी तरीके से बना हुआ है वहाँ पे लिखी होती है, ठीक है। इट ले डाउन लिमिट्स, ये लिमिट्स बताता है ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये ऐसा नहीं है कि सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में दे देगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये उसकी लिमिट्स भी बताता है कि आपकी कितनी लिमिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके से रूल करोगे, सारी पावर आपके हाथ में आ गई। और ये भी बताता है कि व्हाट द राइट ऑफ सिटीजन, जो सिटीजन है, ऑर्डिनरी पीपल है, उनकी राइट क्या है, तभी तो इनके ऊपर लिमिट लगेगी ना। अगर सारी पावर ही इनके पास में होगी तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो अपने हिसाब से चलाएंगे। जैसे कि यूरोपियन कंट्री वाइट्स जो है वो साउथ अफ्रीका में चला रहे थे, या जो ब्रिटिश लोग हैं वो इंडिया में चला रहे थे, फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत कहाँ आती है, जब आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि सबके इक्वल राइट्स हो या किसके क्या राइट्स रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी। लोग किस तरीके से अपनी कंट्री के अंदर, अपनी सोसाइटी के लिए काम करेंगे उनके बारे में बताता है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, आपके फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में आपकी क्या ड्यूटी बनती है, ड्यूटी जो है वो भी दी हुई है। आप किस तरीके से काम करेंगे, सोसाइटी किस तरीके से काम करेगी, सिटीजन की क्या क्या ड्यूटी है, उनको भी ये बताता है। तो ये तो थी कि हमें ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाना ज़रूरी है। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, लेकिन जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटर्न में देना जरूरी है, रिटर्न में बनाना जरूरी है। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 में साउथ अफ्रीका का जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, केस है, वो कवर किया है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है ये कवर किया है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको इसके सारे ही फैक्ट बताऊं। नोट्स भी बनवाए हैं, उनको आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि जब आप क्वेश्चन लेसन रिवाइज करेंगे तो सिर्फ नोट्स के बेस पे आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बना, उसका क्या प्रोसेस रहा, कौन कौन लोग थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसको बनाने में प्ले किया।
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।